of the long European War 1914 to 89 हमने तो कभी नहीं सुना भारत के पब्लिक डोमेन में। यानी भारत के पब्लिक एक्सपर्ट्स, भारत के इस विषय के एक्सपर्ट्स चर्चा करते हुए नहीं सुने गए कि यूरोप में कोई एक लंबी लड़ाई चली थी जो 1914 से शुरू होकर 1989 में खत्म हुई। हम लोगों ने सुनी थी कि एक लड़ाई हुई थी 1914 में शुरू हुई, 1919 में खत्म हुई। उसको भी हम लोगों को वर्ल्ड वॉर बताते हैं। फिर बताते हैं जी कि एक लड़ाई और हुई 39 से 45 में, उसको भी यूरोपियन वॉर नहीं बताकर वर्ल्ड वॉर 2 बताते हैं। और फिर दिन भर मीडिया में और स्कॉलरली सर्कल का डिबेट है, थर्ड वर्ल्ड हो रहा है क्या, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, पानी पर होगा, तेल पर होगा, चीन में होगा, चीन ताइवान में होगा, चीन जापान में होगा, चीन रूस में होगा, भारत चीन में होगा, मिडिल ईस्ट में होगा। कह रहे हैं लो जी अब तो यूक्रेन और रूस में हो रहा है। यहाँ तो हम क्या पढ़ रहे हैं, द एंड ऑफ द लॉन्ग यूरोपियन वॉर। कब? 1989 में क्या तमाशा हुआ था? वो जो कम्युनिस्ट रेजिम था, सोवियत रूस वाला, जो 1917 में शुरू हुआ, इनके हिसाब से 89 में विखंडित हो गया। गोर्बाचोव को याद कीजिए, ग्लासनोस्ट को याद कीजिए। एक शब्द और आता था ग्लासनोस्ट के साथ, दो शब्द बड़े प्रचलन में थे। यानी इस स्वयं इलीगल नेशन स्टेट, जो कब डिक्लेयर हुआ नेशन स्टेट, यही लोग आपस ही में डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर भी नहीं करते हैं, कहीं कोई लिख देता है, बाद में वो चर्चा में आ जाता है। लेट 1920 इसने जो एक बहुत बड़े भूभाग पर इलीगल कब्जा किया था, वैसा ही कॉलोनाइजेशन और इंपेरियलिज्म किया था, जैसा इंग्लैंड वालों ने किया, फ्रांस वालों ने, उसके पहले स्पेन पुर्तगाल वालों ने, इनके साथ साथ हॉलैंड वालों ने, बेल्जियम वालों ने, और स्वयं पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सब तो निपटा दिया गया 1945 में। प्रोसेस शुरू हो गया, खत्म होता गया। अभी भी कहीं कहीं टुकड़ा टुकड़ी बचा हुआ है, लेकिन वो वर्ड खत्म हो गया। और इसको खत्म करने में एक बड़ी भूमिका कम्युनिस्टों की भी थी, जिसको लेफ्टिस्ट राइटिंग है, लेफ्टिस्ट स्लोगन मॉन्गरिंग है, उसकी भी भूमिका थी। लेकिन ये कमाल के लोग थे कौन? यूरोप वाले और अमेरिका वाले या वेस्ट वाले। इन लोगों ने कम्युनिस्ट कोलोनियलिज्म, कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म पर कोई धावा ही नहीं बोला, कोई हल्ला ही नहीं बोला, कोई उसकी चर्चा ही नहीं की। और लड़ाई कब खत्म बता रहे हैं? 89 में। तो साहब भारत में हम लोगों को बताया गया, हमारे एक्सपर्ट लोगों ने, उन्हीं यूरोपियन सबका नकल कर करके, जी कोई वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद सब हो गया, उसके बाद डीकॉलोनाइजेशन हो गया, उसके बाद बड़ी शांति हुई, बड़ी प्रगति हुई, ये महान देश बड़ी मित्रता के साथ यूनाइटेड नेशन बना के बैठ रहे थे यहाँ तो। और ये पहली दोनों लड़ाइयां जर्मनी के साथ हुई थी। जर्मनी में किल वाली लड़ाई में रूस इस वेस्ट का, इस यूरोप का, इस अमेरिका का एलाई देश था। लेकिन 45 से 89 तक जो सबसे लंबी लड़ाई है, ये किसके साथ है? कम्युनिस्ट रशिया के साथ है। चीन को तो सब गिनती विनती में नहीं ले रहे हैं अभी। 89 तक चीन को तो खड़ा किए रशिया को निपटाने में, अब इसको भी निपटाई दिए हैं, निपट ही चुका है करीब करीब। तो ये इनकी लड़ाई चली है 89 तक। लड़ाई चलने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, आगे करेंगे। अब कुछ मैं लाइनें पढ़ रही हूँ, उस पर टिप्पणी कर रही हूँ, फिर पूरी बात अपनी अलग से करूँ।
अभी जो ये यूक्रेन वाला झंझट चल रहा है, इससे संदर्भ में इसके दूसरे पेज में है, EU यूरोपियन यूनियन बिल्डिंग इन रोड्स, और यूरोपियन यूनियन 45 के बहुत दिन बाद बना है, तुरंत तो 2-4-5 साल के बाद नाटो बना था। EU building inroads into the former Warsaw Pact to take advantage of Russia's infirmity. वार्सा पैक्ट कब बन गया था? नाटो बना उसी के साथ साथ वार्सा बन गया। अब यहाँ पर यूएसएसआर नहीं कह रहा, रशिया कह रहा है, यानी पोस्ट गोर्बाचोव 1989 के बाद जब इनकी लड़ाई इनके अनुसार खत्म हो गई, तब ये तय हुआ था, जब गोर्बाचोव के साथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट रेजीम हुआ था, तो ये तय हुआ था कि साहब नाटो वाले अपनी मेंबरशिप उन क्षेत्रों में नहीं बढ़ाएंगे जिनको 89 के बाद 16 नेशन स्टेट में अलग अलग किया गया। अब ये 16 नेशन स्टेट भी आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट है, तो ये तय हुआ, इनकी संधि हुई, उसमें यूक्रेन भी था, लेकिन ये बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए? क्योंकि रशिया, यूएसएसआर टूट के जो टुकड़ा रशिया बचा वो कमजोर था, उस पर अलग हम लोग बात करेंगे। यानी ट्रीटी करना नहीं करना, इसकी कोई भी इनके अपने बीच में कोई अंतरराष्ट्रीय सैंक्टिटी नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। यूनाइटेड नेशन बनने के बाद भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनने के बाद भी, ये सारी ट्रीटी, फ्रीटी, एग्रीमेंट, ये सारा क्या है? बाइंग टाइम, थोड़ा समय लेना अगली लड़ाई की तैयारी। और ये ट्रीटी, एग्रीमेंट सब किया ही जा रहा है इनके द्वारा तोड़ डालने के लिए। तो ये भारत में जो झंझट चला हुआ है कि साहब क्या बताया जाए, नेहरू जी ने वो ट्रीटी की थी, गांधी जी ने वो ट्रीटी की थी, ढेकनवा जी ने वो की, अटल बिहारी जी ने वो ट्रीटी की, इसकी कीमत हम लोगों के लिए तो एक कौड़ी की भी नहीं होनी चाहिए, फूटी कौड़ी की भी नहीं होनी चाहिए, स्वयं इनके लिए तो कौड़ी की कीमत है। तो एक सीख जो हमको लेना चाहिए कि यदि भारतीय राजनयिकों हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ काम फाइनली सेटल कर डालने हैं, तो अंतरराष्ट्रीय ये ट्रीटी, ये एग्रीमेंट, ये समझौता, इसकी कीमत 2 कौड़ी की नहीं, फूटी कौड़ी की नहीं है। किसकी नजर में? जो आपत्ति करने वाले हैं। आपत्ति करने वाले कौन है? जिसको इससे नुकसान होगा। नुकसान जिसको जिसको होगा वो आपत्ति करेगा। अभी बताएंगे कि नुकसान यूरोप वोरप को नहीं है, अभी फिलहाल आपत्ति वगैरह का झंझट दूसरी कारण से चलेगा। तो एक बात ध्यान रखने की है,